नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। संगम युग का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने चोल और चेर इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पांड्य राजवंश के विषय में, जानेंगे इनके कौन कौन से शासक थे, क्या महत्वपूर्ण चीजें थी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं पांड्य राजवंश के विषय में। तो सबसे पहले पांड्य राजवंश के विषय में जो जानकारी मिलती है, मतलब कि पांड्य शासकों के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कहां से मिलती है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से। याद रखिएगा, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि। तो यहां से जो है सबसे पहले पांड्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो सम्राट अशोक ने जो शिलालेख जारी किए थे, उनमें भी पांड्य राजवंश के विषय में लिखा हुआ है, पांड्य शासकों के बारे में। इसके अलावा जो महाभारत है, रामायण है, मेगस्थनीज है, इसने भी लिखा हुआ है। मतलब कि महाभारत रामायण, इसमें भी पांड्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज जो कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में एक राजदूत के रूप में रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो उसने भी लिखा है किनके विषय में? पांड्य शासकों के विषय में। इसके अलावा चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, उसका प्रधानमंत्री था, तो उसने जो ग्रंथ लिखी थी अर्थशास्त्र, चाणक्य जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो उसमें भी पांड्य शासकों के विषय में लिखा हुआ है। उसके बाद अंतिम में और सबसे महत्वपूर्ण संगम साहित्य। संगम साहित्य से बहुत कुछ जानने को मिलता है। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो संगम साहित्य है उससे चोल चेर पांड्य इन तीनों शासकों के विषय में, तीनों राजवंशों के विषय में संगम साहित्य से बहुत कुछ जानने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरे सोर्स में बता रहा हूं, जैसे कि अष्टाध्यायी, अशोक के अभिलेख, मेगस्थनीज, अर्थशास्त्र, ये दूसरी चीजें हैं। मतलब कि ये सब चीजें कहां लिखी गई थी? उत्तर भारत में। और ये जो संगम युग था ये सुदूर दक्षिण में था, तो उत्तर भारत के लोग भी इनसे परिचित थे। तो याद रखेंगे इन सब चीजों को। अच्छा, जो मेगस्थनीज है, जो कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना करता है, तो उसने लिखा है ये जो पांड्य राजवंश है, मतलब कि पांड्यों को माबर के नाम से लिखा है। क्या लिखा है? पांड्यों को माबर। मतलब कि उसने जो है पांड्य को माबर के रूप में लिखा है, माबर कहा है पांड्य को। क्या कहा है? माबर। और मेगस्थनीज लिखता है कि यहां पर हैराक्ट की पुत्री का शासन था। हैराक्ट एक शब्द मिलता है जो कि मेगस्थनीज ने लिखा है, हैराक्ट। हैराक्ट की पुत्री का शासन था यहां, ऐसा मेगस्थनीज ने लिखा है। उसके अलावा मेगस्थनीज और एक महत्वपूर्ण चीज लिखता है पांड्य राज्य के विषय में कि ये जो पांड्य राज्य था ये मोतियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, ऐसा मेगस्थनीज ने लिखा है। और ये बात ना बिल्कुल सही भी है। जो पांड्य राज्य था ना, वो अपने कीमती मोतियों के लिए प्रसिद्ध रहा है प्राचीन समय में। उसके बाद जो कौटिल्य है, जिसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो उसने जो है अपने ग्रंथ में ऐसा लिखा है, मतलब कि जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो पांड्य शासकों की जो राजधानी थी मदुरा, इनकी राजधानी मदुरा थी, मदुरा अथवा मदुरई, तो उसके बारे में लिखा है, मदुरा के बारे में लिखा है। मदुरा के शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में भी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है। तो याद रखिएगा, ये चीजें पूछी जाती है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में और भी बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसे कि उसने जो है पांड्य राज्य जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, कीमती मोतियों के लिए, उसके बारे में भी लिखा है। इसके अलावा उच्च कोटि के वस्त्र जो पांड्य राज्य में तैयार होते थे, उसके बारे में भी लिखा है। और जो पांड्य राज्य का जो उन्नतशील व्यापार व्यवस्था थी, मतलब कि वहां जो व्यापार वाणिज्य काफी उन्नत दशा में थी, उसके बारे में भी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चर्चा की हुई है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। इसके अलावा एक और ग्रंथ है पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी, जो कि एक किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया था। और इस ग्रंथ से, पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी से भी जो संगम युग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इस ग्रंथ में, पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी में, पांड्य राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी है वो बताई गई है कोरकई नामक स्थान को। याद रखेंगे, कोरकई, ये जो है पांड्य राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, ऐसा लिखा गया है। किसमें? पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी से। इससे जो है ये जो पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी है, इससे चेर चोल पांड्य तीनों के विषय में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो ये सब याद रखिएगा। इसके बाद इनकी राजधानी का क्या नाम था? मदुरा। मदुरा अथवा इसको मदुरई भी
कहा जाता है अभी। तो मदुरा इनकी राजधानी थी पांड्य शासकों की। देखिए जितने तीनों जो राज्य है ना, चोल चेर पांड्य, इनकी जो राजधानी है, इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो सब याद रखना है। अच्छा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मछली, एक प्रकार का मछली या मत्स्य, मछली या मत्स्य याद रखेंगे। इनकी प्रतीक चिन्ह क्या थी? मछली। और जो चोलों की प्रतीक चिन्ह क्या थी? बाघ। और चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। तो इनको भी याद रखना है। तीनों के जो राजधानी थी, तीनों के प्रतीक चिन्ह उनको याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि पांड्य राज्य का क्षेत्र कहाँ था, मतलब कि पांड्य शासकों ने किन क्षेत्रों में शासन किया था। तो देखिए मैंने बताया था कि जो चेर जो है इस तरफ शासन करते थे, केरल तरफ। ये हमारा दक्षिण भारत समझ लीजिए, जो दक्षिण का क्षेत्र है। इस तरफ जो है तमिलनाडु, तो यहाँ पर जो है उसके तमिलनाडु के बहुत बड़े भाग पर चोलों ने शासन किया था और केरल के बहुत बड़े भाग पर चेरों ने शासन किया था। तो ये जो नीचे वाला जो भाग बचता है ना, ये सुदूर दक्षिण वाला भाग, तो वहां पर पांड्य शासकों ने शासन किया था। कौन कौन सा क्षेत्र उसमें आता है? पहला तो आज का जो मदुरई है, जो पहले मदुरा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, त्रिचिरापल्ली, ये सब क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया था। इसके अलावा कुछ त्रावणकोर का भी कुछ भाग इनके अधिकार में था, मतलब कि केरल का कुछ दक्षिणी भाग इनके अधिकार में था। और जो तिरुचिरापल्ली है उसका भी कुछ भाग इनके अधिकार में था। तो याद रखिएगा इनका क्षेत्र। अब हम जो है इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला शासक है नेडियोन। मैंने लिखा है यहाँ नेडियोन, नेडियोन। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें जान लेते हैं। मैंने एक ग्रंथ बताया था पतुपातु, पतुपातु, ये जो है संगमकालीन एक ग्रंथ है पतुपातु। तो इस पतुपातु ये जो पतुपातु है ना, कविताओं का संग्रह है। इसके अंतर्गत जो है 10 काव्य संग्रह आते हैं, मतलब कि पतुपातु जो है 10 काव्य ग्रंथों का एक संग्रह है। संयुक्त रूप से उसको पतुपातु कहा जाता है। तो पतुपातु के ही एक काव्य संग्रह और एक संगमकालीन कवि है नक्कीरर। इन दोनों नक्कीरर याद रखेंगे, पतुपातु के एक काव्य संग्रह और नक्कीरर के कविता संग्रहों में नेडियोन के विषय में जानकारी मिलती है। याद रखेंगे पतुपातु जो कि एक काव्य संग्रह था, उसके अंतर्गत 10 पुस्तकें आती थी। तो पतुपातु के अंतर्गत कोई एक काव्य संग्रह और नक्कीरर, इनकी कविताओं से नेडियोन के विषय में जानकारी मिलती है। पतुपातु काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने बताया हुआ है। नेडियोन इसका मतलब होता है लंबा आदमी, मतलब कि जो नेडियोन है वो काफी लंबा रहा होगा, इस कारण से उसका नाम नेडियोन रखा गया होगा। इसको जो है पौराणिक शासक माना जाता है। नेडियोन को जो है पौराणिक राजा माना जाता है, मतलब कि इसको जो है ऐतिहासिक नहीं माना जाता है। इसके बारे में जो है कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ होगा, इस कारण से इसको जो है पौराणिक शासक कहा गया है। क्योंकि इसके विषय में जो जानकारी है, ये जो संगमकालीन जो साहित्य है उसी से पता चलता है। इसी कारण इसको जो है नेडियोन को पौराणिक शासक माना जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, कुछ और चीजें मैं बता देता हूं। पहरुली, एक नदी का नाम मिलता है पहरुली। ऐसा लिखा गया है संगमकालीन साहित्य में कि ये जो नेडियोन है इसी के कारण पहरुली नदी अस्तित्व में आई, मतलब कि पहरुली नदी का अस्तित्व जो है नेडियोन के कारण हुआ था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद सागर पूजा, सागर पूजा प्रथा की शुरुआत नेडियोन ने की थी। सागर पूजा मतलब कि समुद्र की पूजा करना, समुद्र की आराधना करना, इस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? नेडियोन ने। तो याद रखिएगा ये कुछ छोटी छोटी चीजें नेडियोन के विषय में। अब अगले शासक की बात करते हैं, तो ये है पलसालय मुडुकुड़मी। पलसालय मुडुकुड़मी नाम थोड़ा सा कठिन है, याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी। पलसालय मुडुकुड़मी, तो ये जो है दूसरा शासक था। और ये जो शासक है पलसालय मुडुकुड़मी, इसको जो है पांड्य वंश का पहला ऐतिहासिक राजा माना जाता है। नेडियोन इसको क्या कहा गया था? पौराणिक राजा। तो ये जो पलसालय मुडुकुड़मी है इसको पहला ऐतिहासिक राजा माना जाता है, मतलब कि इसके विषय में ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते होंगे। यहां मैंने लिखा है वेलवीकुडी दानपत्र, वेलवीकुडी दानपत्र। तो ये जो वेलवीकुडी दानपत्र है इसमें जो है पलसालय मुडुकुड़मी के विषय में जानकारी मिलती है। और इसी दानपत्र में इसको जो है ऐतिहासिक राजा बताया गया है। देखिए दानपत्र मिल रहा है, मतलब कि ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा दानपत्र। तो उसमें जो है इसके बारे में जानकारी मिल रहा है। तो ये एक ऐतिहासिक राजा है, पहला वाला पौराणिक राजा।
और ये जो पलसालय है ना, ये इसकी उपाधि थी। पलसालय इसकी उपाधि थी। ये उपाधि इसने क्यों धारण की थी? क्योंकि ये जो है कई सारे यज्ञ करता था। ये जो है इसने जो है बहुत सारे यज्ञ किए थे और बहुत सारे यज्ञशालाओं का निर्माण करवाया था। इस कारण इसकी उपाधि क्या है? पलसालय। पलसालय मुड़ु कुड़मी। इसने जितने भी राज्य जीते थे उन पर बड़ी ही कठोरता पूर्वक ये शासन करता था। उसके बाद अगला शासक नेडुंजेलियन। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट शासक है, पांड्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है नेडुंजेलियन। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसके समय एक युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तलैयालंगानम युद्ध। तलैयालंगानम का युद्ध। तलैयालंगानम का युद्ध। ये जो युद्ध है, नेडुंजेलियन ने चेर और चोल शासकों के विरुद्ध लड़ा था। मतलब कि इस युद्ध में नेडुंजेलियन ने चेर शासक और चोल शासक को परास्त किया था और साथ ही साथ चेर और चोलों के 5 सामंत मित्रों को संयुक्त रूप से परास्त किया था। किन किन को? चेर, चोल और उनके 5 सामंत राजाओं को इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर दिया था। और एक जो चेर वंश का शासक है सेय, मैंने बताया था जब चेर वंश पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने एक राजा का नाम बताया था सेय। सेय जिसका मतलब होता है हाथी की आंख। तो सेय, चेर वंश के शासक सेय को नेडुंजेलियन ने बंदी बना लिया और उसको बंदी गृह में डाल दिया था। एक संगमकालीन ग्रंथ है मदुरै कांजी। मदुरै कांजी, इससे जो है नेडुंजेलियन के समय की जो राजधानी थी मदुरा, उसके विषय में जानकारी मिलती है। मदुरा के शासन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। किससे? मदुरै कांजी से। नेडुंजेलियन के समय में समुद्र तट में रहने वाले वे लोग बड़े महत्वपूर्ण थे जो समुद्र से मोती निकालने की कला को जानते थे, समुद्र से मछली पकड़ने की कला को जानते थे और इन लोगों का सेना में काफी महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जो पांड्य राज्य था वो मोतियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। तो जो समुद्र तट में जो रहने वाले लोग थे वो स्वाभाविक रूप से अच्छे तैराक रहे होंगे, समुद्र में क्या मिलता है उसके बारे में जानते रहे होंगे। तो वो जो है बड़ी आसानी से समुद्र से मोती निकालते रहे होंगे, मछली पकड़ते रहे होंगे। तो इस टाइप के जो लोग थे उनको ये अपनी सेना में विशेष महत्व देता था, उनको अपनी सेना में भर्ती करता था। तो इसके समय में समुद्र से मोती निकालने और मछली पकड़ने की कला जानने वाले लोगों का सेना में काफी अच्छा स्थान था, सेना में काफी अच्छा महत्व था। मैंने एक संगमकालीन ग्रंथ के विषय में बताया था, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम। तो ये जो ग्रंथ है शिल्पादिकारम, जिसको कि नुपुर की कहानी भी कहा जाता है, शिल्पादिकारम। तो इसकी जो नायिका है उसका नाम है कड़गी। कड़गी, इसकी नायिका का क्या नाम है? कड़गी। और कड़गी का पति है कोवलन। कड़गी का पति है कोवलन। तो इसमें ऐसा दिया हुआ है शिल्पादिकारम में कि जो नेडुंजेलियन था उसने देवी कड़गी के पति कोवलन पर हार की चोरी का आरोप लगा करके उसको जो है मृत्यु दंड दे दिया। मतलब कि इसके ऊपर जो है हार चोरी करने का आरोप लगा रहा होगा और नेडुंजेलियन ने उसको मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन आगे चल करके पता चलता है कि कोवलन ने हार की चोरी नहीं की थी। तो इससे जो है नेडुंजेलियन को काफी पछतावा होता है। आगे चल करके वो जो है प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या कर लेता है। तो याद रखेंगे, शिल्पादिकारम, नुपुर की कहानी, इसकी नायिका कौन थी? कड़गी, और उसके पति का नाम था कोवलन। तो आगे चल करके नेडुंजेलियन जो है आत्महत्या कर लेता है। नेडुंजेलियन ने बहुत सारे यज्ञ किए थे। इसके अलावा इसने जो है अपने राज्य में अपने समय में व्यापारियों और किसानों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। अच्छा, एक चीज छूट रहा है, मैंने यहाँ लिखा है नक्किरर, कलादनार व मागुंडी मरुदन। ये जो तीनों है ना संगमकालीन कवि थे और इन तीनों को नेडुंजेलियन ने अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था। मतलब कि इसके समकालीन कवि थे, इसके दरबार में रहा करते थे। उसके बाद अगला शासक है वेरिवर सेलियक कोरकै। वेरिवर सेलियक कोरकै ये जो है नेडुंजेलियन का छोटा भाई था। देखिए, नेडुंजेलियन के समय में क्या हुआ था, कणगी के पति कोवलन को हार चुराने के आरोप में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो आगे चल करके कोरकै क्या करता है, ये जो कड़गी है, क्योंकि इसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो सती हो जाती है, तो इसको सती कड़गी भी कहा जाता है। तो सती कड़गी की स्मृति में एक विशाल उत्सव का आयोजन करवाता है। कौन? कोरकै। देखिए, कड़गी के विषय में मैंने जो है चेर राजवंश के विषय में जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था कड़गी के विषय में कि जो देवी कड़गी की स्मृति में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था चेर शासक ने और एक प्रथा की शुरुआत की थी
जिसमें क्या होता था, पति अपनी पत्नी की पूजा करता था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो प्रथा है इसको किसने शुरू किया था। मैंने जब चेर वंश पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था। तो कोरकय ने क्या किया, सती कड़गी की स्मृति में विशाल उत्सव का आयोजन करवाया था। ये जो कोरकय है इसकी एक उपाधि थी नवरत्न, याद रखेंगे, इसने जो है नवरत्न की उपाधि धारण कर रखी थी, नवरत्न। मैंने संगमकालीन ग्रंथ पतुपातु के विषय में भी बताया था। तो देखिए पतुपातु के अनुसार, पतुपातु नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है। तो पतुपातु के अनुसार पांड्य वंश का अंतिम शासक था नल्ली कोड्डन। नल्ली कोड्डन, पतुपातु के अनुसार इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नलू कोड्डन। देखिए पतुपातु जो कि 10 काव्य संग्रह का संयुक्त संग्रह है, मतलब कि पतुपातु के अंतर्गत जो है 10 ग्रंथ आते हैं, 10 काव्य संग्रह। तो उन्हीं में से एक काव्य संग्रह से ऐसा पता चलता है कि नल्ली कोड्डन ये जो है पांड्य वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा पतुपातु के उसी काव्य संग्रह से, जिसमें पता चलता है कि नलिकोड्डन पांड्य वंश का अंतिम शासक था, तो उसी काव्य संग्रह से यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से दक्षिण में जो संगम युग जो चला आ रहा था, मदुरा, वांजी, उर्रयूर को राजधानी बना करके शासन कर रहे थे, उसमें कई सारे अच्छे अच्छे शासकों ने शासन किया और उसका किस प्रकार से पतन हुआ, इसके विषय में उस काव्य संग्रह से जानकारी मिलती है। तो याद रखना है, पतुपातु के एक काव्य संग्रह से यह पता चलता है कि इन तीनों राजवंशों का किस प्रकार से पतन हुआ और इन तीनों राजवंशों के अंतिम शासक कौन थे उसके बारे में जानकारी मिलता है पतुपातु के एक काव्य संग्रह से। तो आज का ये जो टॉपिक है यही समाप्त होता है, पांड्य राजवंश। हमने जो है तीनों वंशों के बारे में अच्छे से देख लिया, चेर, चोल, पांड्य। इसके बाद जो है हम आने